गुड इवनिंग, दुआ सलाम सभी को, नमस्ते। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो अभी क्या है, बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु पर ऑलरेडी सेशन मैंने एक लेकर के रखा हुआ है कि बसंत ऋतु में आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए। मेनली बसंत ऋतु में समझो कि अग्नि थोड़ी सी मंद हो जाती है, बहुत अच्छी अग्नि नहीं रहती, तो बहुत भारी चीज़ें मत खाइएगा। क्यों अग्नि मंद हो जाती है? क्योंकि इस वक्त कफ का प्रकोप होता है, थोड़ा सा जो है कफ पिघला है, क्योंकि हल्की सी गर्मी बढ़ी है। तो प्रॉपर इस पर एक सेशन है, जा करके सुन लीजिएगा। और इन चीज़ों को अभी फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग होगा। लेकिन मैंने कहा आज एक ऐसे सॉल्ट के बारे में बात करें या आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में बात करें, तो एक ऐसी योग के बारे में बात करें, एक ऐसी दवा के बारे में बात करें जो इस मौसम के लिए बहुत मुफीद है, बहुत सही दवा है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त कफ एंड कोल्ड के साथ लोगों को फीवर हो रहा है और परेशान हो रहे, क्योंकि मेजॉरिटी लोग को कोरोना वाला हिसाब किताब चलने लगा है, या मतलब दिमाग में एक फोबिया रहता है, या जब से कोरोना हुआ है, मतलब कोरोना की वैक्सीनेशंस के बाद जो फीवर हो रहा है थोड़ा ज़्यादा लोगों को झेला रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है लो हो चुकी है। तो मैंने कहा ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एटलीस्ट कुछ परहेज़ तो करना चाहिए। तो बसंत ऋतु की जो दिनचर्या है अगर आप फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप कहोगे आपका भी गला चला गया। तो मेरी ट्रैवलिंग भी होती है, और वही हाँ, गलती तो मेरे से भी हुई है, वक्त बेवक्त का खाना पीना भी हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इटसेल्फ आप देख रहे हैं कि मेरा भी गला जा चुका है, बट ठीक हो जाएगा। पिछले संडे को सेशन नहीं ले पाए थे, सॉरी उसके लिए, क्योंकि कुछ ऐसी इमरजेंसी थी जिसमें बिजी थे। आगे से ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि लगभग पूरे टाइम में सेशन टाइम पर चलेगा, अनटिल अनलेस देयर इज सम इमरजेंसी, तो हम लोग को कर लेते हैं। क्योंकि मेरी एक सिंपल सी सेइंग है, बी नेचुरल एंड बी नॉर्मल। तो चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनिए, क्योंकि याद है मैंने शुरू से कहा है, अगर आप स्टबर्न एटीट्यूड रखते हैं तो डायबिटीज़ होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं, और ये हमारा नेचुरोपैथी कहता है। इसलिए इस बात को मैंने हमेशा बताया है कि जो नेचुरोपैथी का एक कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है कि हमेशा नेचुरल रहिए, नॉर्मल रहिए, सहजता और सरलता रखिए। और सहजता सरलता ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने साथ रखिए, सहजता सरलता आपके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं उन सभी को। देखो कई बार होता है कि मैंने हमेशा कहा ना कि कई बार कुछ लोग को दिखाने के लिए डांटना पड़ता है या बोलना पड़ता है कि जिससे वो थोड़े लाइन लेंथ पर हैं। जैसे बच्चे होते हैं, अगर आप नहीं बोलो तो वो सोचते हैं कि अगली बार हम और मनमानी करेंगे, तो उनको बोलना जरूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही तो उनको लगाम लगाते हैं, क्योंकि आजकल टीचर्स भी लगाम नहीं लगा पाते। तो दैट इज़ डिफरेंट सिनारियो। अदरवाइज क्या करिए कि थोड़ा सा सहज सरल रहिए, खुद के साथ भी रहिए और दूसरों के साथ भी रहिए। अपने साथ बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद के साथ नहीं होते हैं, दूसरों के साथ तो तब पर भी रह लेते हैं, या यूं कहते हैं दिखावे की ज़िंदगी जी लेते हैं। तो मैंने आप लोग से हमेशा कहा है कि प्लीज़ दिखावे की ज़िंदगी मत जीजिए। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो बहुत सारे चेहरों के साथ अगर जियोगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कल को आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका रियल चेहरा क्या है, और आपके सराउंडिंग के लोग भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कभी आप कुछ होंगे कभी कुछ होंगे, तो उस हिसाब से खुद भी एडजस्ट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमको प्रॉब्लम होती है, सामने वाले लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप सही सही जो आपके कंडीशंस होती हैं लगभग ठीक ठाक रखेंगे, बहुत मिलावट नहीं रखेंगे, बहुत सोच सोच कर नहीं जिएंगे, तो ज़िंदगी आपकी भी आसान होगी और उनकी भी ज़िंदगी आसान होगी। बहुत सारे लोग क्या होता है, ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। ज़िंदगी है सरल, बट बहुत सारे लोग अपनी फॉल्स ईगो में, दिखावे के चक्कर में, या कुछ और कर सकते हैं। या मैं कुंडली के हिसाब से बात करूँ कि अगर जिनकी आत्मा अच्छी नहीं होती, सूर्य अच्छी जगह पर प्लेसिंग नहीं होती है, सूर्य की प्लेसिंग ठीक नहीं है, चंद्रमा की प्लेसिंग ठीक नहीं है, उनके लग्न लॉर्ड की प्लेसिंग नहीं सही है, और कई बार शुक्र की प्लेसिंग नहीं सही है, तो वो सारे लोग जो होते हैं इस तरह का सिस्टम करते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचकर रखिए और हमेशा अपने प्लैनेट्स को स्ट्रांग बनाइए। और मैंने आप लोग से हमेशा कहा कि अपने प्लैनेट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, सिंपल सिंपल सी चीज़ें, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है, तो जाकर के उसको सुनिएगा। और बहुत ईजी चीज़ें हैं, फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप माइंड सेट नहीं बना पाते। अगर माइंड सेट बना पाएंगे तो उन चीज़ों को आप फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आज जो सॉल्ट मैंने लिया है एक्चुअली, वो सॉल्ट क्या है आपका, त्रिभुवन कीर्ति रस। ठीक है, त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब होता है तीनों भुवन। तीनों भुवन का मतलब होता है कि अगर आप सोचो कि पृथ्वी लोक हो गया, देवलोक हो गया, पाताल लोक हो गया, तीनों भुवन हमारे शास्त्र के हिसाब से ये चीज़ होते हैं। एक तरीके से समझ लो वो होल यूनिवर्स में जिसकी कीर्ति है, जिसका नेम एंड फेम है, दैट इज नोन एज त्रिभुवन कीर्ति। तो ये जो मैं सेशन ले रही हूँ ये आपके अवेयरनेस के लिए भी है। जो बच्चे पीजी यूजी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या कोई भी एमओ मेडिकल ऑफिसर वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आजकल
क्वेश्चन बहुत ट्रिकी पूछता है, अंदर तक आपको अगर अच्छे से नहीं पता होता है तो उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर एक असर्शन देता है, एक रीज़न देता है, फिर ये देता है कि ये इसका रीजनिंग है कि नहीं है। कई बार होता है दोनों सही होते हैं, कई बार दोनों गलत होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो इसीलिए जो पीजी के बच्चे हैं एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। मेडिकल ऑफिसर की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उनके लिए भी ठीक है। नॉर्मल लोगों के लिए अवेयरनेस है, क्योंकि जैसे क्या मैंने क्यों लिया, नॉर्मली क्या होता है, हमें पैरास्टामॉल के बारे में पता है, हमें पीसीएम के मतलब उसी के डोलो सॉल्ट्स हैं, अलग अलग तरह के सॉल्ट है, किसी में 500 मिलीग्राम पीसीएम है, किसी में 650 है, किसी में कुछ है, किसी में डाइक्लोफिनेक के साथ कॉम्बो में। तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल लोगों को बहुत अच्छे से पता होती है। बट आयुर्वेद की जहाँ तक दवा आती है बहुत अच्छे से नहीं पता होती। तो मैंने कहा आयुर्वेद की कोई भी दवा है तो चलो आगे से मैं क्या करेंगे कि एक एक मेडिसिन को या एक एक योग को उठाएंगे, और जो भी लोग मुझे जानते हैं वो सारे लोग उस चीज़ों को सुनेंगे तो उनका थोड़ा सा माइंड सेट चेंज होगा। बिकॉज मैं आपको बताऊं आज की डेट में मेरे ऊपर एंटीबायोटिक कम असर करती है। मैं अपनी आयुर्वेद लेना पसंद करती हूँ, अपने पेशेंट्स को तो देती हूँ, खुद पर भी मैं आयुर्वेद को करती हूँ, क्योंकि मेरा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अगर आपकी अग्नि ठीक रहेगी तो भी आप ठीक होंगे, अगर आपकी अग्नि नहीं ठीक है तो आप ठीक नहीं पाएंगे। अग्नि मीन्स आपकी डाइजेस्टिव फायर सपोर्ट नहीं करती है तो आप ठीक नहीं होंगे, आप हील नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप अपनी डाइजेस्टिव फायर को ठीक रखना चाहते हैं तो आपकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी अग्नि अगर अच्छी रहेगी तो आप बहुत बढ़िया से हील हो पाएंगे। चलिए, तो बात आज करते हैं त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में। तो ये तो बात कर लिया हमने त्रिभुवन कीर्ति जी। अब त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में बात करेंगे तो इसमें कंटेंट क्या क्या है। नॉर्मली बहुत सारे प्रैक्टिशनर ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन को दे देते हैं, मतलब वो हमारे बोलते हैं न्याय में गुणाक्षर न्याय। गुणाक्षर न्याय का मतलब हमने दवा दे दिया, मरीज ठीक हो गया। क्यों ठीक हुआ हमें ये नहीं पता होता, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट क्या है, क्यों काम कर रहा है, उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, या किस द्रव्य की वजह से वो क्या काम कर रहा है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और जब हमें ये अच्छे तरीके से पता होगा तो हम पूरा श्योर एंड सर्टेनिटी के साथ मेडिसिन देंगे। क्योंकि गुणाक्षर न्याय का मतलब होता है गुण चलता है और एक अल्फाबेट मतलब बन जाते हैं। गुण अक्षर जो उडपीकर होता है, जब वो उठ के अंदर मतलब चलेगा, उसको करेगा तो एक अल्फ़ाबेट बन जाएगा, बट वो उसको जानता नहीं है। हमारा आप लिखते हैं तो हमें पता होता है कि हम कोई अल्फ़ाबेट क्यों लिखे, उसका क्या मतलब है। तो एक फिजिशियन को भी ऐसा होना चाहिए, उसको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए किस सॉल्ट को किस योग को दे रहे हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट है और उस कंटेंट की वजह से वो क्या काम करेगा पहली बार, और कहाँ पर उस कंटेंट को यूज़ नहीं करना है। मतलब इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं, चाहे किसी और पैथी के प्रैक्टिशनर हैं, आपको इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं पता होने की वजह से हम गलतियां करते हैं, और फिर उसके बाद कभी पेशेंट आवाज़ उठाता है, कभी और अपनी आत्मा आवाज़ उठाती है कि कहाँ से इस तरह की गलतियां हो गई। तब पर भी किसी भी पेशेंट में कोई भी एलर्जी हो सकती है, मैं कहती हूँ ना कि सांस कुछ भी हो सकती है, बट अपनी तरफ से आपको पूरी पूरी कोशिश करनी है कि इस तरह की कोई भी गलती नहीं हो। तो यू शुड क्लियरली नो दैट इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और उसी बेसिस पर पता चलेगा उसमें क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, चलिए अगर अब हम घटक द्रव्यों की बात करें तो हमारे त्रिभुवन कीर्ति जी में देखो दो विषय हैं। ठीक है, एक उसके भावना में है, एक उसके कंटेंट में। एकदम साफ साफ सुन लीजिए। तो एक तो शुद्ध हिंगुल है, उसके अंदर ऑलरेडी इसमें 10 कंटेंट हैं। तो पहला शुद्ध हिंगुल है, नॉट हिंगुल, दैट इज शुद्ध हिंगुल, मतलब शोधन मारण किया हुआ अच्छे से। शुद्ध वत्सनाभ है, बहुत हाईली पॉइजनस होता है। एकोनिटम फेरोक्स जो है तो ये बहुत बड़ा पॉइजन हमारे यहाँ हलाहल टाइप का समथिंग है। तो लेकिन शोधन मारण करके अच्छे तरीके से यूज़ होता है, मतलब शुद्धिकरण अच्छे से कर दिया जाता है, तो देन वही जहर जो है विष बन जाता है। ठीक, सॉरी, मतलब वही जहर जो है अमृत बन जाता है। फिर त्रिकटु है। त्रिकटु का मतलब जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर है वो सारे जानते हैं। सूंठ मरीच पिपली, या सिंपल लैंग्वेज आप समझ लो, सूंठ हो गई, मरीच मतलब काली मिर्च हो गई, और पिपली हो गई, पिपली आती है ना लंबी लंबी सी, और सुहागे की खील या फूला है, और साथ में पिपला मूल है। तो ये जो 7 कंटेंट है ये सारे इसके अंदर कंटेंट है। अगर इसमें आप भावना देखोगे तो भावना इसमें तुलसी स्वरस की भी पड़ी हुई है, इसमें आपके अदरक स्वरस की भी भावना पड़ी है, और इसमें धतूरे के रस की भी भावना पड़ी है। और जो भावना पड़ी है वो तीनों द्रव्यों की 3-3 भावना पड़ी है। भावना का तरीका क्या होता है कि मान लो आपने सारे चीज़ें जो थी कंटेंट उनको सबको पीस लिया, पीस का मतलब चूर्ण बना लिया, पीस लेने का मतलब होता है उनको पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद उनको कपड़े से छाना, कपड़ से चूर्ण किया, और फिर उसके बाद में एक बार उसमें डाला और उसको धूप में सुखाया, अच्छे से सूख गया, या छाँव में भी कई बार कई सारी चीज़ों सुखाया जाता है, उसको सुखाया, फिर अगली बार फिर सूख गया, फिर से डाला, फिर सुखाया, फिर डाला, फिर सुखाया। तो 3 बार, तो 3 तियां 9 बार है। तो इट मीन्स कि इट विल टेक टाइम। और कई बार मैं कहती हूँ कि आपके दिमाग में हो कि प्रॉपरली ये चीज़ शोधित मारण नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की अलग अलग दवाएं होती हैं। तो हमेशा जिस चीज़ का, जैसे वत्सनाभ का जहाँ से शोधन जिन द्रव्यों से किया जाता है हमेशा अनुपान के साथ उनको चलाइए, या धतूरे का शोधन जहाँ से किया जाता है उन द्रव्यों के अनुपान के साथ चलाएंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। तो त्रिभुवन कीर्ति का एक तो ये हुआ, जितने सारे कंटेंट थे वो सारे कंटेंट इक्वल रेशियो में है।
जो आप इसकी गोलियां बनाते हैं वो गोलियां आपकी एक एक रत्ती की होती है। एक रत्ती बराबर मतलब 125 मिलीग्राम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुवन कीर्ति की जो डोज है, एग्जैक्ट डोज है, वो एक रत्ती की गोलियां हैं। अब मार्केट में जो आ रही हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ है आप अच्छे से देखिएगा। मैं आपको जो योग रत्नाकर बता रही हूँ इसका मतलब सॉरी ये त्रिभुवन कीर्ति बता रही हूँ, उसका जो रेफरेंस है वो आपका योग रत्नाकर में है। ठीक है, तो एक एक रत्ती की है। इसको आप TDS डोज में भी चला सकते हैं, मतलब हर 8 घंटे पर भी दे सकते हो और हर 6 घंटे पर दे सकते हो, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द फीवर। तो फीवर की जैसी सिचुएशन है आप 8 घंटे पर भी दे सकते हैं और आप 6 घंटे पर भी दे सकते हैं। ये आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। कई बार कुछ केसेस में मैंने 4-4 घंटे पर भी त्रिभुवन कीर्ति दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके त्रिभुवन कीर्ति पैरास्टामोल की तरह काम करती है, मतलब कि फीवर डाउन कर देती है, पसीना आ जाता है और भी बहुत सारे काम करती है। और त्रिभुवन कीर्ति की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो मैंने कहा चलो त्रिभुवन कीर्ति के बारे में अच्छे से बात करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने कह दिया। अब एक चीज़, इसको जब देने लगेंगे तो उस बात का भी ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप क्या सोचते हो कि जैसे पैरास्टामोल को आप पानी के साथ दे देते हो, कुछ लोग गर्म पानी के साथ दे देते हैं, तो एलोपैथिक मेडिसिन की तरह आप अपनी आयुर्वेद की दवाओं को भी सोचते हो गर्म पानी के साथ देते हैं। कुछ नहीं है, बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन है, जैसे घर से बाहर वगैरह हो तो वहाँ की बात अलग, होटल वोटल, अदरवाइज आपको अनुपान पता होना चाहिए। तो अनुपान में इसको अदरक सोरस के साथ देते हैं और अदरक सोरस के साथ मधु डालकर देते हैं। हालांकि मैंने जो पेशेंट को यूज़ किया, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके घर में मधु भी नहीं होती है, तो अकेले मैंने बोला कि छोटा बच्चा था, मतलब छोटा भी नहीं, 6-7 साल का, तो मैंने कहा 1 चम्मच अदरक का रस निकाल लीजिए, उससे दीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। क्योंकि हमारी जो अदरक जी हैं कटु कटु उष्ण है, तो जल्दी आम का पाचन करती हैं। अभी वो भी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगी कि त्रिभुवन कीर्ति देने का एक्चुअल एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब त्रिभुवन कीर्ति आपकी बहुत अच्छा काम करती है। बेलवा पत्र के फांट, मतलब बेल का जो पत्र होता है और उसमें तुलसी डाल करके, फांट का मतलब होता है कि बेल का पत्ता डालिए, गर्म पानी डालिए और छान लीजिए, उबालिए नहीं उसको, दैट इज नोन एज द फांट कल्पना। उसमें तुलसी डाल करके भी आप उसके साथ भी दे सकते हैं। देख लीजिए पेशेंट की क्या कंडीशन है और आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है, हमें दोनों चीज़ सोचना होता है। इसी वजह से चिकित्सक को बोलते हैं कि युक्ति चिकित्सक की कीमत होती है। तो आपको सोचना है कि पेशेंट के पास इस वक्त है क्या, क्योंकि आपके पास आएगा तो आप दे पाएंगे, बट उसके पास क्या है। जैसे मैं तो अपने पेशेंट्स के घर में भी कुछ चीज़ें रखवाती हूँ कि प्लीज़ अपने घर में ये चीज़ें रखिए, इमरजेंसी में इसको कैसे लेना है आई विल टेल यू, आप वैसे दीजिएगा, बिकॉज मैंने इमरजेंसी में दिया हुआ है। मतलब एलोपैथी से काम नहीं आ रहा था, आराम नहीं आ रहा था, उस केस में भी मैंने पेशेंट को दिया और बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। और इसलिए मैंने कहा चलो ये मौसम है, कफ एंड कोल्ड है, फीवर उसके साथ कंबाइन होकर के आ रहा है, तो त्रिभुवन कीर्ति के बारे में बात करते हैं। एक और चीज़ है, इसको ज्वरघ्न कषाय के साथ दे सकते हो। तो अगर मैं चरक के ज्वरघ्न महाकषाय की मैं बात करूं या ज्वरघ्न काढ़े की बात करूं, तो आप गिलोय के सोरस के साथ भी दे सकते हो, आप त्रिफला के साथ भी इटसेल्फ दे सकते हो, क्योंकि त्रिफला जी जो है वो हमारे ज्वरघ्न महाकषाय में है। आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस कंडीशन में देना है। तो आपके पास वहाँ पर पिपली, पिपली मूल, चब्बे चित्रक नागर है, मरीच है, अजमोदा है, भल्लातकास्ती है, हिंगू निर्यास है और अम्लवेतस है। इतने 10 द्रव्य हैं। तो अगर पूरा ज्वरघ्न महाकषाय अवेलेबल है आप उसके साथ दे दीजिए। अकेले भी एक द्रव्य के साथ आप शुंठी के काढ़े के साथ दे सकते हो, आप पिपली के काढ़े के साथ दे सकते हो। आप देख लो कि आपके पेशेंट की कैसी ज़रूरत है, उस हिसाब से दे दीजिए। नहीं तो काढ़ा बनाने का टाइम नहीं है, अदरक को सीधे सीधे क्रश किया और क्रश करके निचोड़ दिया और निचोड़ करके उस रस के साथ दे दिया। ज़्यादा लग रहा है कि कफ ज़्यादा बढ़ा है तो उस वक्त में उसमें आपने मधु भी डाल दिया। तो आपको बहुत सारे अनुपान हैं, वो अनुपान क्रिस्टल क्लियर बताना होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि जो अनुपान होता है मेडिसिन की पोटेंसी को या ताकत को बढ़ा देता है। तो मेडिसिन को वही अमाउंट रहता है, वही एक गोली त्रिभुवन कीर्ति रहती है, उस एक गोली त्रिभुवन कीर्ति को आपने किसके साथ दिया उसके हिसाब से काम करती है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कई सारे लोग हैं, अब जैसे यहाँ पर मुझे थोड़ी शिकायत रहती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि एलोपैथी की मेडिसिन तो ले लेते हैं, आयुर्वेद की मेडिसिन लेते नहीं, प्रॉपरली नहीं लेते हैं, और फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है उसको फॉलो नहीं करते और उसके बाद बोलते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करती है। मैं हमेशा कहती हूँ आपकी PCM से बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्यों मैं कह रही हूँ, अभी आपको पता है कि एक सर्वे आया हुआ है, ऑटिस्टिक चाइल्ड हुए हैं जिन लोगों ने प्रेगनेंसी में PCM लिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो आपको भी रिसर्च, ये सब सर्वे जो है वो सब सारे सर्वे पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। इमरजेंसी के अलावा मैं कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन को प्रीफर नहीं करती किसी भी इंसान के अंदर। इमरजेंसी में जोर में रेयर इमरजेंसी होती है कुछ केसेस में, बट आपके अंदर धैर्य है, मतलब कि 2-3 दिन रेस्ट कर सकते हो। लोगों का क्या है कि दवा खा करके ऑफिस जाते रहते हैं तो उस वजह से तकलीफ होती रहती है। तो आप लीजिए आयुर्वेदिक दवाएं और बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं और बहुत अच्छे मेरे खुद के कराए हुए हैं। सो मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक का रिटर्न है, मैंने बुक में देखा सो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूँगी उन्हीं सारी द्रव्यों के बारे में बात करने के या उन्हीं योगों के बारे में बात करने को जिनको मैंने दिया है और बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आए हुए हैं, ठीक है।
तो इस बात को त्रिभुवन कीर्ति में श्योर रहिएगा कि त्रिभुवन कीर्ति, अब देखो मेरा खुद का खराब है और मैंने अभी तक गार्गल नहीं किया है, क्योंकि कल मैं खुद बहुत रात में घर आई हूँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे करके मैं सीधे ऑफिस आ गई और आगे बात करेंगे। चलिए तो त्रिभुवन कीर्ति जी में हमारे क्या है, वत्सनाभ जी हैं। वत्सनाभ आपको पता है कि उष्ण होता है, और इसकी जो भी चीज़ें मतलब त्रिभुवन कीर्ति में प्रॉब्लम आती है वो मेजॉरिटी वत्सनाभ की वजह से आती है। अभी मैंने कहा ना, जो पीजी के बच्चे हैं, मतलब एएमओ वगैरह मेडिकल ऑफिसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं, सर्जन रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेडिकल ऑफिसर में भी सर्जन रीजन क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है, मान लो आपका त्रिभुवन कीर्ति है, तो त्रिभुवन कीर्ति को जब आप लेते हो क्यों कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्यों नहीं आए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पता है। तो वत्सनाभ जो उसमें पड़ा है उसका प्रॉपरली शोधन मारण होना चाहिए। अब कई सारे लोग जो 5 भौतिक चिकित्सा वाले हैं वो सारे लोग कहते हैं कि कोई भी विष औषधि जो है आसवरिष्ठ जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, बट हम लोग प्रैक्टिस में देते हैं, मेजॉरिटी लोग जानते हैं। हालांकि मेरी खुद की भी आदत रही, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी। जब मैं देख लेती हूँ कि पेशेंट एलोपैथिक से बिल्कुल हार चुका है, एलोपैथीज में उसको आराम नहीं है, और एलोपैथी में आराम जब नहीं आता तो तभी पेशेंट आपके पास अधिकतर आयुर्वेद में आते हैं। तो वहाँ पर मैं इसलिए देती हूँ कि जो आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, जहर खा रहे हो, पैरास्टामोल खा रहे हो, बड़े अमृत की दवा नहीं है, उसके जब साइड इफेक्ट झेल कर आपकी बॉडी आई है, तो अभी हमारे को सिर्फ गिलो स्वरस से काम नहीं चल पाएगा, छोटी चीज़ उससे नहीं काम कर पाएगा। तो वहाँ पर हम रसौषधियाँ देते हैं, पहली बात होता है। दूसरी बार जो हमारी भी रसौषधियाँ हैं जिसमें कि विष हैं, उनका बहुत अच्छे से शोधन मारण हुआ रहता है। अगर उनका शोधन मारण अच्छे से नहीं हुआ है, उनका शुद्धिकरण अच्छे से नहीं हुआ, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि उसको नहीं अच्छे से शुद्धिकरण की गई है, तो उस केसेस में फिर उसका जिससे शुद्धि किया जाता है उन द्रव्यों के साथ देते हैं, तो उससे मिनिमम रिजल्ट आते हैं। हालांकि मेरे दिए हुए गॉड ग्रेस परमात्मा की कृपा रही, मेरी दवाओं में दिए में मुझे साइड इफेक्ट आज तक बहुत रेयर 1 या 2 केसेस में आए हैं, बट वो बहुत ही सब तो कमज़ोर था, एंड शी वॉज अ ओल्ड एज पेशेंट, तो ही आई थी। और अलग केस था, दैट वॉज द केस द डायरिया, मतलब कॉन्स्टिपेशन के साथ डायरिया हो गया। और यंग ओल्ड एज के पेशेंट से क्या होता है, एक मोशन नहीं हुआ तो परेशान हो जाएंगे, 2 मोशन ज़्यादा हो गया तो परेशान हो जाएंगे, तो उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो मैंने बात करी, ठीक है। चलिए, अब त्रिभुवन कीर्ति को आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुवन कीर्ति हम देंगे कहाँ कहाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम यूजी में बच्चे होते हैं ना, हम रट लेते हैं त्रिभुवन कीर्ति ज्वर में देंगे, हमें ये नहीं पता होता है कैसी कंडीशन होगी ज्वर की तब देंगे। तो एक बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि वात कफज ज्वर जब होता है तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति बड़े आराम से देते हैं, मेजॉरिटी चांसेस है उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट 1% की हमेशा मतलब प्रॉब्लम रहती है, तो उस बात के लिए सोच समझ कर रहिए अपने पेशेंट को। तो इस बात को आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। तो वात कफज ज्वर में बेस्ट मेडिसिन है, जैसे वात कफज ज्वर का मतलब समझ सकते हो बॉडी एक बना हुआ है, लो ग्रेड फीवर है, इस तरह की सारी चीज़ें। हालांकि हाई ग्रेड फीवर में भी त्रिभुवन कीर्ति दे रखा है, 102 से ऊपर होते हैं तो उसमें फिर और चीज़ों का भी ऐड करते हैं, बट चूंकि त्रिभुवन कीर्ति के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ हम उसी बारे में बात करेंगे। तो वात कफज ज्वर जैसे इस मौसम में जो आपके बसंत ऋतु के आसपास जो फीवर हो रहा है उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। और साथ में इसमें क्या होता है कि कफ प्रकोप है, हर किसी को पता ही आपको बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, सूर्य की गर्मी बढ़ती है तो जो अंदर कफ का संचय था मतलब जमा हुआ था वो पिघला है, और जब पिघला है तो तकलीफें तो आएंगी, जैसे हमारे को खुद आप आ रहे, फीवर भी रहता है, मतलब कई बार होता है ना फीवरिश बॉडी लग रही है। तो ऐसे सारे केसेस में या वात कफज ज्वर में लगभग कह सकते हैं निरापद है त्रिभुवन कीर्ति, तो आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। साथ में क्या है कि कोई भी वातज ज्वर है वहाँ पर भी, या कोई भी वातज बीमारियां हैं, सिर्फ हमारे पास ज्वर नहीं होता है एक्चुअल में। जैसे पैरास्टामोल फेमस हो गए ना कि फीवर के लिए देते हैं, बहुत सारे लोग उसको पेन किलर की यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसे त्रिभुवन कीर्ति के केस में आपको बता दूं, आयुर्वेद की दवाओं की एक बहुत बड़ी ब्यूटी होती है, वो सिर्फ एक चीज़ नहीं बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि उनके कंटेंट इस तरीके से डिज़ाइन किया है हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने। तो त्रिभुवन कीर्ति जो है, जो भी कोई वातज संप्राप्ति होगी तो उन सारी जगह आप दे सकते हैं। अगर 100 से ऊपर फीवर है तो जरूर देना चाहिए, तो मैं हमेशा देती हूँ। 100 से नीचे रहता है तो वहाँ सुदर्शन क्वाथ वगैरह ज़्यादा दे करके काम चलाने की कोशिश करते हैं, इस तरह के दे सकते हो। बच्चों में भी सेफ है, मैंने खुद बच्चों में यूज़ किया तो मैं आपको क्रिस्टल क्लियर, मतलब मैं अपनी तो गारंटी देती हूँ भाई, मैंने जितने बच्चों को दिया कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे मेरे घर के बच्चे रहें चाहे मेरे बाहर के पेशेंट बच्चे रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, और सारी चीज़ें आपकी एंटीबायोटिक का भी मैंने आपको समाधान बता दिया कि जो भी एंटीबायोटिक दी जाती है आपकी बॉडी के अंदर बहुत गर्मी क्रिएट करती है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रुक्षता क्रिएट करती है, एक तरीके से तीनों दोषों का प्रकोप होता है और बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो कोशिश करिए कि एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक मेडिसिन ना लीजिए, आप आयुर्वेद की सेफर दवाएँ लीजिए और आप खुश रहिए, मस्त रहिए। क्यों? आप वो नियम कानून पालन करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आयुर्वेद दवाओं के लेने के तरीके होते हैं, जैसे खाना खाने का तरीका होता है, ऐसे आयुर्वेद की दवाओं के लिए भी लेने के तरीके होते हैं। तो इसीलिए मैंने अवेयरनेस सेशन की वजह से चीज़ें डाला हुआ है
और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि मैं जो फेसबुक पर लेती हूँ मैं इसको बाद में यूट्यूब पर डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक पर नहीं जुड़ पाते हैं। बाद में यूट्यूब पर सुनिए और सुनने के बाद में कमेंट करिए, आपको कुछ और चाहिए उसी चीज़ के अगेंस्ट में, या आपका कोई है मतलब मुझे लगता है कि आपको कोई तकलीफ हुई उस मेडिसिन को लेने के बाद, तो वो भी चीज़ें मुझसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी यूट्यूब के जितने कमेंट्स होते हैं लगभग मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर उस कमेंट्स पर कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो उस क्वेरी का भी मैं नेक्स्ट सेशन में कोशिश करती हूँ कि उस क्वेरी को आपके सॉल्व किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी क्वेरी डाली, हाँ कभी कभी कोई क्वेरी होगी, हो सकता है नहीं डाला होगा, तो उसके बारे में मैंने सोचा होगा कि उसको एक बड़ा सा सेशन ही ले लेंगे, और जब ये चीज़ दिमाग में रहता कि बड़ा सा सेशन ही ले लेंगे तब उस चीज़ की बात नहीं करते। अदरवाइज मेजॉरिटी आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए तो आपको आपके सवालों के मेजॉरिटी जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या बताने का तरीका है वो टोटल प्रैक्टिस और अपनी मतलब वाकई टीचिंग लर्निंग जो भी कर सकते हो उस बेसिस पर तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में आपको बातें समझ में आएंगी, एक प्रैक्टिशनर को भी समझ में आएगी, एक कॉमन लेमैन को भी समझ में आएंगी। ठीक है, इसीलिए मैं डालती हूँ। बट मैंने हमेशा कहा है कि दवा लेना है तो हमेशा अपने चिकित्सक की देखरेख में लीजिए, अपने मन से ये नहीं कि एलोपैथी वाला सिस्टम नहीं चाहिए कि काउंटर से पैरास्टामोल लेकर खाते हैं। तो आयुर्वेद में भी कुछ लोग यही करते हैं कि काउंटर से मेडिसिन लेकर खाते हैं, कभी ठीक होते हैं कभी नहीं ठीक होते हैं, और जब नहीं ठीक होते हैं तो होता क्या है कि आयुर्वेद में अविश्वास पालते हैं, एक चीज़ ये होता है। दूसरी बात, कभी कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है तो फिर आयुर्वेद की दवाओं को गाली देते हैं। प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, मैंने आप लोग से हमेशा कहा है सेल्फ मेडिकेशन इज टू मच डेंजरस, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। तो प्लीज़ इस बात का टोटल ख्याल रखिए। चलिए, अब हमारी जो त्रिभुवन कीर्ति जी हैं, तो हम अपनी त्रिभुवन कीर्ति जी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी टेम्परेचर डाउन करना है, जैसे एंटीपायरेटिक होता है तो आयुर्वेद का समझ लो एंटीपायरेटिक है। पैल्पिटेशंस वगैरह हो रहा है, कई बार होता है ना फीवर होता है, क्योंकि आयुर्वेद का कंसेप्ट है संतापो देह मानसः, तो कई बार देह में उतना बुखार नहीं रहता पर मन बहुत खिन्न खिन्न रहता है, मन में बहुत संताप रहता है, तो ऐसे सारे केसेस में आप त्रिभुवन कीर्ति यूज करके देखिए। मैंने दिया है पैल्पिटेशन के पेशेंट को, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट आया, मतलब उनके केस में तो मैं उनको बोल देती हूँ, जबकि अगर उनके साइन सिम्टम देखोगे ना तो दूर से लगेगा कि नहीं पित्त बढ़ा हुआ है, बट उनके केस में मैंने दिया है तो मुझे पता है। वैसे भी आप लोग को ना बहुत सारे मरीजों को कुछ दवाएं एक दो बार देने के बाद पता चल जाता है कि इस मरीज को ये दवा बड़ी सेफली दी जा सकती है, तो ये चीज़ है। तो नाड़ी की तेजी जो होती है उसको भी कम करेगा, मतलब टेम्परेचर भी डाउन कर रहा है, अगर पल्स रेट बढ़ी हुई है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है तो उसको भी डाउन करता है। बट नाड़ी अगर बहुत स्लो हो, बहुत मंद हो तो वहाँ पर नहीं देना होता है, ये बात भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात है, जैसे आप मॉडर्न में एंटीपायरेटिक देते हैं तो क्या होता है, आपको स्वेटिंग होता है, पसीना होकर के उतरता है, वैसे ही आप जब त्रिभुवन कीर्ति देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पसीना हो जाता है, तो बहुत बढ़िया से आपका बुखार उतर जाता है। तो बहुत अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस है आयुर्वेद में, हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है आयुर्वेद में। हाँ, एक चीज़ ब्यूटी और भी है, बिलो 100 डिग्री हम लोग अलग मेडिसिन से यूज करना पसंद करते हैं, आफ्टर 100 डिग्री अलग यूज करते हैं, 102 103 के बाद में अलग मेडिसिन यूज करते हैं, खास करके 103 के बाद फिर हमें एक कॉम्बो और भी रखना पड़ता है, प्लस साथ में पेशेंट की कंडीशन को देखनी पड़ती है। तो वो सारी कंडीशंस भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो त्रिभुवन कीर्ति की ये चीज़ पता चल गई। अब प्रकृति की बात है, तो जो भी प्रैक्टिशनर है उन हर किसी को पता है कि पित्त प्रकृति वालों को देने में सावधानी बरतनी है या नहीं देना है। अगर आपके पास में काउंटर डोज नहीं है, काउंटर डोज मतलब कि बहुत सारी चीज़ें सौम्य औषधियाँ नहीं हैं, तो पित्त प्रकृति वाले मरीजों को मत दीजिए। जिनको हाई बीपी वगैरह की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में उनकी पित्त प्रकृति वगैरह है, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पित्त प्रकृति वाले पेशेंट्स की अधिकतर बीपी वगैरह की तकलीफ रहती है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो पित्त प्रकृति वालों को नहीं लेना है। पित्तज ज्वर वालों को देने में आपको ख्याल रखना है। अगर इमरजेंसी मान लो पेशेंट को फीवर हो ही गया, उसके घर पे कोई और मेडिसिन नहीं है, सिर्फ त्रिभुवन कीर्ति पड़ी है, अमाउंट शुड बी लो, कि हमने आधा से शुरुआत किया। हालांकि बड़ों में तो आप एक गोली दे दीजिए, क्योंकि मार्केट में जो आजकल दवाएं आती है ना उनकी क्वालिटी में इतनी इफिकेसी नहीं रह जाती। मैं एकदम सिंपल बताऊं तो बड़े आराम से दे सकते हैं। नाड़ी क्षीण हो, जो कि वत्सनाभ का एक साइड इफेक्ट है, तो वहां पर आपको नहीं देखना है। इसीलिए कभी भी किसी फीवर के पेशेंट को त्रिभुवन कीर्ति चलाना है तो प्लीज उसकी पल्स को एग्जामिन कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है उसकी पल्स बहुत डाउन है, पल्स बहुत डाउन होने की कंडीशन में त्रिभुवन कीर्ति नहीं देना है, इस बात का क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में ख्याल रखिए। तो अगर ये ख्याल रखोगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर उसके बावजूद इन इमरजेंसी आप देना चाहते हैं, कोई और मेडिसिन नहीं है, तो कोई भी सौम्य औषधियाँ दीजिए, साथ में कार्डियक मेडिसिन दीजिए, कि कोई भी हृदय को बल देने वाली औषधियाँ जो है वो उनके पास पड़ी हुई, तो उनके साथ अगर आप देंगे, जैसे प्रवाल पिष्टी वगैरह है, बहुत ईजिली अवेलेबल, बहुत सारे लोगों के घर में रहती है, एज ए प्रैक्टिशनर आपके पास में रहती है, प्रवाल पिष्टी के साथ दे सकते हैं, अब्रक भस्म के साथ दे सकते हैं। अब्रक भस्म आपको पता है कि लंग्स वगैरह पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, या आप कह सकते हैं आपके कार्डियक सिस्टम, दोनों पर बहुत अच्छा काम करती है, बट दैट शुड बी 100
चटपुटी हो तब अच्छा काम करती है। नॉर्मल अभ्रक बक्स में अच्छी क्वालिटी की अभ्रक बक्स में हो तो आपके पूरे प्राणव स्रोतस पर बहुत बढ़िया काम करती है। प्राणव स्रोतस में आपका हृदय भी आता है और आपके लंग्स भी आते हैं, तो प्राणव स्रोतस पर काम करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी पड़ी है। माक्षिस भस्म है, आपको पता है कि रस धातु और रक्त धातु दोनों पर बहुत बढ़िया काम करती है, तो आप इनके साथ बड़े अच्छे से दे सकते हैं। तो वर्षनाभ को ही काउंटर करने के लिए हमेशा शुद्ध हिंगुल डाला गया, त्रिकटू डाली गई है, पिपली मूल, ये सब तुलसी वगैरह सोरस आदि, मतलब जो उसको कंटेंट हैं वो सारे कंटेंट डाले गए हैं वर्षनाभ को काउंटर इम्बैलेंस करने के लिए। मतलब उसकी जो भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बट तब पर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमेशा लोअर डोज में यूज़ करिए और पेशेंट को एसेस करके यूज़ करिए। ये नहीं कि मेरा लेक्चर सुन लिया और सुन करके आपने बोला कि अपने घर में रख लो भाई, जैसा पैरास्टामोल खाते हो खाओ। हालांकि मैं पैरास्टामोल भी ऐसे खाने को अब नहीं किसी को बोलती हूँ, पहली बात है, हालांकि मुझे पूरा अपने आयुर्वेद पर विश्वास है। ठीक है, अब हमारे त्रिभुवन कीर्ति के बारे में हर किसी को पता है जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर है कि एज ए रसायन भी है, मतलब एंटीपायरेटिक तो है ही, आपको याद रहता है, फीवर में काम करता है, बट हमारा त्रिभुवन कीर्ति जो है एज ए रसायन भी है। और एज ए रसायन होने के साथ ही ये कहाँ कहाँ काम करता है, हाँ, कार्डियक पेशेंट जो हैं अगर उनकी पल्स नब्ज वगैरह बहुत क्षीण नहीं है देन यू कैन गिव इजिली। आप मूत्रपिंड वगैरह के मतलब ब्लैडर वगैरह में कोई तकलीफ है आप वहाँ दे सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट है सारे वो सारे कंटेंट ऐसा करते हैं कि जब श्वेत निकलता है, मतलब पसीना निकलता है, तो बॉडी में पानी भी निकलता है। तो जिन लोग में वाटर लॉगिंग हुई है पेशेंट्स के अंदर, कई बार होता है ना कि अच्छा खासा वाटर का रिटेंशन रहता है, सिंपल सी बात समझिए, तो ऐसे सारे पेशेंट्स के लिए आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। मीन्स यूरिन भी अच्छे से निकल जाएगी, स्वेटिंग भी अच्छे से हो जाएगी, फीवर भी सबसाइड हो जाएगा। कार्डियक के लिए थोड़ा सा ख्याल रखें, हालांकि बहुत सीवियर पेशेंट है कार्डियक पेशेंट तो मत चलाइए, वहाँ पर तो मैं क्रिस्टल क्लियर करती हूँ। पहले आप लोकल बहुत सारे काम करो, जैसे फोमेंटेशन वगैरह करना होता है, फिर सिंपल हर्बल मेडिसिन दीजिए, तब पर भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो बाहर का एंटीबायोटिक वगैरह खा रहे थे तो उससे तो बहुत सेफर है। ठीक है, तो इससे आपकी जो जितनी स्वेट ग्लैंड्स हैं वो सारी एक्टिवेट हो जाएंगी, तो स्वेट ग्लैंड के एक्टिवेट होने से पूरा पसीना आ जाएगा, उससे आपका फीवर सबसाइड हो जाएगा। यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अगर बॉडी में स्वेलिंग वगैरह है तो उन सब सारी चीज़ों में आराम आ जाएगा। इट मीन्स कि एज ए रसायन आपने यूज़ किया, कार्डियक पेशेंट्स के लिए भी यूज़ किया, ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर इस्तेमाल किया, स्किन की कोई पेशेंट है, बहुत सारे लोग त्रिभुवन कीर्ति को स्किन के पेशेंट्स में भी यूज करते हैं। वो हमें देखना पड़ता है कि हमारी क्या कंडीशन है। हमें लगता है आम का पचन हमारा करने की ज़रूरत है और लीवर में ज़्यादा तकलीफ है, तो हम त्रिभुवन कीर्ति से भी करते हैं। हर इंसान की एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है, पसंद की चीज़ें होती हैं कि आप कहाँ कहाँ देना चाहते हैं। अब जैसे आजकल क्या होता है या कभी भी क्या होता है, जब पेशेंट को पहली बार फीवर होता है, मतलब फर्स्ट डे हो रहा है फीवर, दैट इज नोन एज, हमारे यहाँ बोलते हैं आयुर्वेद में नवीन ज्वर होता है, मतलब एक्यूट फीवर हुआ और क्रॉनिक फीवर होता है। तो एक्यूट फीवर के केसेस में मैं बच्चों के केस में भी एकदम साफ साफ बोलती हूँ कि अगर भूख नहीं लगता प्लीज़ खाने को कुछ मत दो। मेरा तो सीधा कहना रहता है लौंग का पानी बना लो वो दे दो, शुंठी का पानी बना लो वो दे दो, कुछ नहीं समझ में आता है भाई, कुछ नहीं हो पाता तो गर्म पानी दे दो, बट आप हमेशा लंघन करा कर देंगे। अब ये नहीं चलेगा पीसीएम की तरह कि भाई दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, पैरास्टामोल खा रहे हैं। एलोपैथी में ये चीज़ है, इसीलिए बहुत सारे लोग एलोपैथी पसंद करते हैं। मेरा ये कंसेप्ट नहीं है, आप लंघन कराइए। लंघन का मतलब होता है लघु आहार। बच्चा को बहुत तेज भूख लगी है तो आप मूंग दाल का पानी दे सकते हैं, आप पतली खिचड़ी मूंग की दे सकते हैं जिसमें चावल का अमाउंट कम हो, आप उस तरीके से सूप वगैरह बना सकते हो। बट बच्चे को भूख होनी चाहिए या बड़े को भूख होनी चाहिए। बड़ों के कोशिश में तो कोशिश करिए बिल्कुल ही कुछ मत दीजिए, सिर्फ शुंठी सिद्ध जल वगैरह पर रख लीजिए या षडंग पानी पर रख लीजिए, देख लीजिए कैसी कंडीशन है उसके हिसाब से दीजिए। बट लंघन करा करके क्योंकि लंघन जब आप कराओगे तो आम दोष का पचन होगा, और जब आम दोष का पचन होगा तो त्रिभुवन कीर्ति हमारा अच्छा काम करेगा। और मेरे साथ एक चीज़ रहा है, मैं पेशेंट को बोल देती हूँ भाई कुछ मत खाना। बच्चों के केस में भी बोल देती हूँ, बच्चा नहीं खाना चाहता तो प्लीज़ माँ को बोल देती हूँ मत खिलाने की कोशिश करना, मतलब एक स्लाइस भी अगर वो नहीं खाना चाहता है तो एक स्लाइस भी नहीं देना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, मैंने सब केक खा लिए, मैंने कहा चलो खा लिया बच्चे ने अपनी मर्जी से तो ठीक है, बट हम एक जो खिलाते रहते हैं कि खाएगा नहीं तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। जो माओ का प्यार होता है ना, प्यार नहीं होता मोह होता है, उस मोह की वजह से बच्चे ज़्यादा दिन तक सफ़र करते हैं। तो प्लीज़ इस मोह को त्याग दीजिए, क्योंकि मोह हमेशा बांधता है या मोह हमेशा जो है परेशानियाँ क्रिएट करता है। तो प्यार करिए, उस बच्चे के लिए क्या सही है, कब क्या सही है, कितना सही है, इस बात को डिसीजन लेना आपकी प्राइमरी ड्यूटी है, बिकॉज दैट इज़ योर चाइल्ड। उस चाइल्ड के भले के लिए काम कर रहे हो। वरना क्या होता है कि मैं अभी आजकल देख रहा हूँ इस मौसम में लोग 10-10, 15-15 दिन बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब स्कूल भी छूट रहा है, घर पर बैठे हुए तो बैठ कर टीवी मोबाइल यही सब कर रहे हैं, दुनिया भर की सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बट बच्चे भी क्या होते हैं, एक नंबर के झूठे हो जाते हैं। झूठे मतलब वो बहाना बना देते हैं जब स्कूल का टाइम होगा तो मेरे को पेट दर्द हो रहा है, मेरे को सर दर्द हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, और स्कूल नहीं जाना चाहते। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं
देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट। आपको एज ए पेरेंट अपने बच्चों के लिए कई बार कड़ा भी बनना पड़ता है। नहीं कड़ा बनोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि जब तक आपको समझ में आएगा कि बच्चा आपके साथ पढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना आपकी मुंह से, आपकी ममता से खेलता है, ये भी आप समझिए। बहुत कम बच्चे होते हैं जो समझते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी बच्चे बचपन में कहते हैं ना कि बाल हट होता है, तो बच्चे इस तरह की मनमानियाँ करते हैं, उनको नहीं समझ में आता। जब बहुत बड़े होंगे तब उनको समझ में आएगा कि हाँ मेरी पढ़ाई लिखाई इस वजह से डिस्टर्ब हो गई। तो प्लीज़ इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए। मैं इसी वजह से करें तो कभी भी एक्यूट फीवर में देना है तो प्लीज़ लंघन करके दीजिए, या बच्चों के केस में लघु आहार दीजिए। तो मूंग दाल का पानी हो गया, मांड भी दे सकते हो आप, सूप भी बनाकर दे सकते हो, बट दैट सूप शुड बी फ्रॉम योर किचन आइटम। मार्केट से लाकर नौर का सूप, इसका सूप, उसका सूप मत दीजिए। कई सारी माएँ बहुत ज़्यादा आलसी होती हैं, वो क्या करती हैं, नौर का सूप लाती हैं, गर्म पानी में डालती हैं और दे देती हैं। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि ज्वर वगैरह या कोई भी बीमारी के केस में प्लीज़ बाहर का कुछ भी दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप घर पर सब्जी काट करके आप नहीं स्टोर कर सकते, बट उसमें चीज़ें कैसे स्टोर हैं, इट मीन्स कि उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा है, और वो जो प्रिजर्वेटिव पड़ा है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। प्लीज़ बीइंग अ मदर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। और वैसे भी मैं बता दूँ, आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग लंघन बहुत करवाते हैं। आपको इच्छा शक्ति रखनी पड़ती कि ना खाए, ठीक है, क्योंकि जब खाना होगा तब तो बनाओगे, जब खाना ही नहीं जाता तो बनाने की ज़रूरत क्या है। मैं तो कहती हूँ जैसे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का बंदा जो भी हो, उसको बहुत ज़्यादा किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पास इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। मतलब भूख लगने पर खाना है, उसमें हर 2 घंटे के अंदर बॉडी के अंदर कुछ जाना चाहिए, कंसेप्ट ना आयुर्वेद में है ना नेचुरोपैथ में है। तो अगर नाड़ी गति जो है इरेगुलर है, आप वहाँ पर भी त्रिभुवन कीर्ति को बहुत अच्छे से दे सकते हो। जैसे आजकल नवीन जो हो रहे हैं, एक्यूट फीवर वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें कई बार होता है, बट आपकी जो पल्स होनी चाहिए वो बलवान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत क्षीण पल्स हो रही है, बहुत फीवर पल्स है, तो वहाँ पर आपको नहीं देना है। सर दर्द वगैरह, आपको पता है कि इस मौसम में जो भी फीवर हो रहा है उसमें हेडेक की प्रॉब्लम है, आप वहाँ दे सकते हो। शरीर कांपने लगता है, कई बार होता है। अब बहुत सारे लोग को, जैसे मेरे साथ तो शुरू से हुआ, आज तक कभी भी कोई फीवर हुआ तो मुझे तो ठंड लग करके आया, मुझे गर्मी नहीं फील होता है। तो इस तरह का जब छींक वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस मौसम का जो भी बुखार है, आपको पता है कि वहाँ पर स्नीजिंग प्रॉब्लम बहुत होती है, कुछ लोग के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आप वहाँ पर त्रिभुवन कीर्ति को सेफली दे सकते हैं। पीठ में, छाती में दर्द हो रहा है, लोग लेटे रहते हैं और अकड़न बढ़ जाती है, और जकड़न बढ़ जाती है, और आम बढ़ जाता है, तो उसके बाद और दर्द होता है, और उसके बाद बैठ करके एंटीबायोटिक पर एंटीबायोटिक चेंज करते रहते हैं। मैं बहुत सारे लोग को देख रही हूँ, सो मैं बता रही हूँ अनुभव के साथ में, ठीक है। और ऐसे सारे केसेस में एक चीज़ और है कि आपको ये चीज़ भी है साथ में पता चल रहा है कि चलने से दर्दें बढ़ने लग रही हैं, क्योंकि वात का वजह जोर में काम कर रहा है, तो चलने से दर्दें बढ़ने लगी, मीन्स वात का प्रकोप हो रहा है। तो वो भी चीज़ें आपको समझने हैं। गर्म पदार्थ खाने पीने के अच्छा होते हैं, तो कई बार होता है ना, सूप मिल जाए, गर्म पानी मिल जाए, और भी मतलब गरम गरम काढ़े मिल जाए पीने को, वो सब दिल करता है। मुंह का स्वाद बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, कड़वा, जैसे भी इस वक्त मेरा खुद का भी है, इट्सल्फ मैं बना करके खाऊंगी। सूखी खांसी अभी मेरे को जो चल रहा है, मेरे को भी सूखी खांसी आ रही है, और बहुत सारे लोग को इस तरीके से आ रही है। हालांकि थोड़ा बहुत उसमें लोगों को बलगम भी निकल रहा है, बट कई सारे लोग को आप देखेंगे सूखी खांसी भी आ रही होगी। गले में दर्द हो रहा है। मैं क्यों बता रही हूँ कि अभी हमारे नॉन में किसी को फीवर हुआ था, उनके अंदर ये सारे सिम्टम थे, और आप उनको बोलो ना कि त्रिभुवन कीर्ति ले लो, तो उनको नहीं समझ आता। उनको समझ आता है ये तो 10 11 12 सिम्टम है, और 10 11 12 सिम्टम के लिए उनका थॉट प्रोसेस क्या आता है, अलग अलग सिम्टम के लिए अलग मेडिसिन। नहीं, आप ये देखते जाओ, सारे सिम्टम के लिए यू हैव ए सिंगल ड्रग ऑफ चॉइस, एंड दैट इज त्रिभुवन कीर्ति। इकलौती औषधि देने से काम चल जाएगा। टॉन्सिल वगैरह बढ़ा है, आप वहाँ दे सकते हो। बोलने और पानी पीने तक में दर्द हो रहा है, अभी मेरे नॉन में मेरी फ्रेंड थी, उनके साथ इस तरह के सारे साइन सिम्टम थे, और बहुत परेशान थी, मीन्स बार बार अपना फिजिशियन बदल रही थी। तो मैं आपको सिंपल बताऊं, क्योंकि उनको एलोपैथ में विश्वास है, इसलिए मैं कह रही थी। और जॉइंट्स वगैरह में पेन होने लगता है। फिर क्या होता है, इतने सारे जब साइन सिम्टम नजर आते हैं ना, तो इंसान क्या सोचता है, मुझे फीवर नहीं, पता नहीं क्या है, ये सारा नवीन ज्वर है, एक्यूट फीवर है। आप इसमें त्रिभुवन कीर्ति लीजिए, लंघन लीजिए, मतलब लंघन करिए, भूख नहीं लग रहा तो कुछ मत खाइए, आपको तुरंत आराम आएगा। हाँ, मॉनिटरिंग कर सकते हैं फीवर के, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि सब तो अगर सही नहीं होता, कमज़ोर होता है ना, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो सिर्फ बीमारियाँ बढ़ती हैं और दवाएँ काम भी नहीं होती। तो डाउट के हिसाब से मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, आयुर्वेदिक दवा लेते हैं, काम करेगी नहीं करेगी, ये वाला माइंडसेट ट्रेगर काम करते हैं, वो आपकी दिल रखने के लिए ले लेते हैं, और ऐसे सारे मरीजों को आयुर्वेद की दवा कभी काम नहीं करती। मेरे जितने मरीज, मैं जिनको बोल देती हूँ ना, पूरा विश्वास रख कर लेते हैं, उनको इतना शानदार रिजल्ट आता है कि मैं खुद सरप्राइज होती हैं। स्वामी आत्माराम दर्शन जी, गुड इवनिंग सर। तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, करके तो देखो, और आप अपने मरीजों को बताओ। और मैं इसी वजह से अवेयरनेस सेशन लेती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको एक पैरास्टामोल के बारे में पता है, वैसे आपको त्रिभुवन कीर्ति के बारे में भी पता होना चाहिए। सो आई एम टेकिंग दिस सेशन, ओके।
चलिए अब बात करते हैं कफ प्रधान ज्वर। तो कफ प्रधान ज्वर की तो नवीन ज्वर में दिया कफ प्रधान ज्वर मतलब जहाँ पर कफ के सारे साइन सिम्टम मतलब जो आपका फीवर है वो बहुत माइल्ड है, ज्वर का वेग कम है, शारीरिक आलस से बहुत सारे लोग को फीवर वूवर होता है ना, वो बोलते हैं भाई मुझे तो उठने का भी मन नहीं करा, मैं तो उठूंगा भी नहीं, दिन भर बिस्तर में लेटे रहते हैं, चलने फिरने की भी इच्छा नहीं, तो मतलब 24 घंटे बिस्तर में लेटे रहते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे पेशेंट्स आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा नींद आती है, हमेशा सो रहे हैं। जब आप उनके कमरे में आएंगे वो सोते हुए मिलेंगे तो फिर आप सोचोगे यार दिवस अन कर रहा है, आम तो और बढ़ रहा है, तो फिर क्या ठीक होगा। साथ में उनकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दर्द होगा तो फिर तो सोया नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा तो दर्द रहेगा ना, कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं सो जाते हैं। नाक मुंह से पतला पतला कफ निकल रहा है, तो इस मौसम में आप देखिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कहेंगे ना नाक से पानी लग रहा है, हैंकी लेकर के बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, या तो बैठे रहेंगे तो बैठ करके मोबाइल में स्क्रीन करते रहेंगे, मतलब स्क्रॉल करता रहेगा स्क्रीन को। तो प्लीज़ इस तरह के काम मत करिए। हाथ पैर में ऐंठन वगैरह हो रही है, फिर जब काम करने के लिए बोलो थोड़ा बोला चल लो, तो जो मेरे तो हाथ पैर में ऐंठन हो रहा भाई, मेरे से तो उठा नहीं जा रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। ऐसे सारे पेशेंट्स को आपको क्या करना है, गोदंती भस्म के साथ दीजिए। आपको पता है कि बॉडी एक वगैरह की कंडीशन में गोदंती भस्म हमारी ज्वरग्न भी है और ऐसे बहुत बढ़िया पेन किलर होती है, खास करके कफ से संप्राप्ति में गोदंती जी बहुत अच्छा काम करती है। तो जो भी विकृत कफ है उसका भी शमन करेगी। और जितने साइन सिम्टम आप देख रहे थे, हल्का हल्का माइल्ड पेन बना हुआ था, लेटे हुए पड़े हैं, यहाँ पेन वहाँ पेन की दुनिया भर की कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसे सारे केसेस में त्रिभुवन कीर्ति जी को गोदंती के साथ दीजिए और बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए, मुझे तो अच्छे मिले हैं, सो मैं आपको बता रही हूँ, आप भी शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पता चलता है कि हाँ मेरे भी रिजल्ट पॉजिटिव है, उनके भी रिजल्ट, तो वैलिडेट करते हैं हम लोग। रिसर्च वर्क में क्या करते हैं हम, क्योंकि औषधियाँ तो हमारे शास्त्रकारों ने बता दी है, हम उसी के बार बार ठप्पा मारते हैं, मुहर मारते हैं। हाँ मैंने दिया ये रिजल्ट आया, तुमने दिया ये रिजल्ट आया, उन्होंने दिया ये रिजल्ट आया, नाउ इट इज़ प्रूवन। क्योंकि शास्त्र में सब कुछ लिखा है, बट आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर या बहुत सारे आयुर्वेद के पेशेंट्स लेते वक्त हमेशा सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। बट मैं आपको बताऊं कि लेकर देखिए 100% रिजल्ट आएगा। अपने मन से मत लीजिएगा, आपका डॉक्टर जब दे रहा है तब उतने विश्वास के साथ ग्रहण करिएगा। मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ, ना सबसाइड हुई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हालांकि इतना बड़ा बोलापन नहीं बोलाना चाहिए, बट तब पर भी मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद में है ये ब्यूटी, बिकॉज नेचर है, नेचर में नेचर हेल्प करती है। कि कहते नहीं है हमारे यहाँ मयूर सुराना सर कहते हैं कि आप अपनी दवा को जिसको पसंद करते हैं, अगर मैं कहता हूँ मेरी हरित की ये काम करेगी तो मेरी हरित की वो काम करेगी। एक अच्छा बच्चा जो माँ की सारी बात मानता है वो 2-4 फालतू काम भी कर देता है, भले चाहे उसको लग रहा है कि नहीं अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तब पर भी चूंकि मम्मी ने कहा, मम्मी को खुश करना है तो काम कर देता है। ऐसे दवाएं जो होती हैं आयुर्वेद प्रैक्टिशनर की बातें सुनती हैं तो उनकी बातों को मानती हैं, बट आपको वहाँ पर उतना श्रद्धा विश्वास रखना पड़ेगा। कहते नहीं परमात्मा के लिए बोलते हैं ना, श्रद्धा विश्वास कोई चीज़ है, अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं दिखता। तो आयुर्वेद की दवाएं भी परमात्मा की चीज़ है, बिकॉज दे आर कह सकते हो कि मैन्युफैक्चर्ड बाय द गॉड। प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, हमने आपने अपनी लैब में नहीं आयुर्वेद की तैयार किया है। त्रिभुवन कीर्ति लैब में नहीं तैयार होती है, आपके कंटेंट नेचर से हैं। तो नेचर की जो चीज़ें होती हैं रूटेड होते हैं, क्योंकि केतु जी का एट्रीब्यूट है, और केतु जी के एट्रीब्यूट में जहाँ संशय हो जाता है फिर केतु जी खराब कर देते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ चाहे आपकी आयुर्वेद हो चाहे एस्ट्रोलॉजी है, दोनों केतु का एट्रीब्यूट है, और केतु को फॉलो करके काम करिए, बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। मैंने जब कभी किसी को दिया है बस ऐसे सोचा लगा दे दो भाई, क्योंकि उसके पास यही रखी हुई है तो ठीक ठीक से ही है, और उसके बाद इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हुआ है। तो आपको भी मैंने कहा चलो बताते हैं। अब बात करते हैं निमोनिया के केस में। निमोनिया के केस में भी कई बार आप सोचते हो कि निमोनिया वाला जो फीवर होता है उसमें हम क्या यूज़ करें, तो निमोनिया वाले फीवर के केस में भी आपके त्रिभुवन कीर्ति जी बहुत बढ़िया काम करती हैं। लेकिन चूंकि निमोनिया है मतलब लंग्स है, तो लंग्स पर काम करने वाली जो दवाएं हैं आपको त्रिभुवन कीर्ति के उसके साथ देना पड़ेगा। तो त्रिभुवन कीर्ति को किसके साथ देंगे, आप अपरक भस्म देंगे। अभी मैंने बताया ना प्राणव स्रोतस पर, लंग्स पर अपरक जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप श्रृंग भस्म के साथ काम देंगे, श्रृंग भस्म आपको पता है लंग्स के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। चंद्रामृत रस जो है वो भी आपके प्राणव स्रोतस पर बहुत बढ़िया काम करता है, तो उनके साथ देंगे। अगर निमोनिया टाइप की या लंग्स में तकलीफ वाली चीज़ें हैं तो लंग्स पर काम करने वाली दवाओं के साथ इसको देंगे। ऐसा नहीं है कि आप जैसे अपने एलोपैथ में देते हो ना पैरास्टामोल के साथ हमने ये एंटीबायोटिक ऐड करी, तो हमारे पास भी बहुत सारे कॉम्बो हैं। आप शास्त्र का अध्ययन तो करिए, शास्त्र देखिए कहाँ कहाँ बता रहा है, हर जगह बता रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने बता दिया कि ज्वरग्न है, ऐसा नहीं है। उन्होंने त्रिभुवन कीर्ति को कहाँ कहाँ कितने सारे साइन सिम्टम्स के साथ बताया, तो प्लीज़ एक बार सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आंतरिक सन्निपात होता है, टाइफाइड फीवर वाला की कंडीशन है, और वो फीवर ऐसा है जिसमें पित्त संप्राप्ति नहीं है, मतलब पित्त कम बढ़ा हुआ है, पित्त प्रधान नहीं है,
तो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो पित्त बढ़ा हुआ है तो फिर सौम्य औषधियाँ यूज़ कर लीजिए, जैसे आपकी प्रवाल, आपने चित्रपुटी यूज़ कर ली, गिलोय सत्व वगैरह है, आप देख लीजिए, आपको कंडीशन को काउंटर बैलेंस करना आना चाहिए ना। जैसे हमारे यहाँ कोई आ जाता है तो हमारे किचन में क्या है, हम उसी में कुछ आइटम तलाश करके बना करके दे देते हैं। ऐसे औषधियों में भी एक चिकित्सक की युक्ति होती है कि हम किस चीज़ के साथ उसको कैसे दे सकते हैं कि हमारी ये दवा मैक्सिमम रिजल्ट लाए। चलिए, अभी के मौसम में एक चीज़ और देख रहे हो, ये जो मौसम है कफ एंड कोल्ड का बना हुआ है, या कह सकते हो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे इन्फ्लुएंजा टाइप की कंडीशन बनी हुई है। इन्फ्लुएंजा मतलब फीवर भी हो गया, कफ एंड कोल्ड वाली भी प्रॉब्लम हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सारी तकलीफें चल रही हैं। तो इसमें जो है अगर पित्त सिम्टम नहीं है, मैंने पहले ही कहा पित्त प्रधान या पित्तज प्रकृति वालों को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। तो कफ लक्षण हो तो बड़े आराम से दे सकते हो, जैसे बॉडी एक माइल्ड हो, शुरुआत से पता है, फिंगर्स में, अंगुलियों में जॉइंट्स पेन वगैरह हो रहा है, ऐसे फीवर है तो उसमें डेंगू चिकनगुनिया पहले मत सोचो, आप उसको इन्फ्लुएंजा टाइप का समझ करके त्रिभुवन कीर्ति दीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। जुकाम में जो है आपका कफ सूख जाएगा तो उससे सूखी खांसी जो आ रही है वहाँ पर आप दे सकते हो। गले में दर्द वगैरह हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हुआ है लंग्स वगैरह में, आपने स्टेथो रख कर देखा, आपको लगा या रिपोर्ट आई है उसमें दिख रहा है, देन यू कैन गिव इजीली, बड़े आराम से दे सकते हैं। देना किसके साथ है, अकेले त्रिभुवन कीर्ति जी को नहीं देना, शुद्ध टंकड़ के साथ देना है क्योंकि कफ को पिघाल कर निकालेगा, और अपामार्ग क्षार के साथ देंगे। अगेन आपने देखा इसलिए पित्तज वाले में नहीं दे रहे हैं, तो आप अपामार्ग क्षार के साथ दे रहे हैं, साथ में मधु, तो मतलब पूरा टंकड़ है, अपामार्ग क्षार है, मधु है, एक तरीके से समझ लीजिए सभी कफ का शमन करेंगे। तो जो भी इन्फ्लुएंजा टाइप का फीवर है जिसमें कफज संप्राप्ति है उसमें आप बहुत अच्छे से अपने त्रिभुवन कीर्ति को दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे चेचक यानी छोटी माता जो हैं उनके केस में भी त्रिभुवन कीर्ति को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आंखों से पानी निकल रहा है, कई बार ऐसा होता है ना छोटी माता के केस में आंख से पानी निकल रहा है, सर्दी मालूम हो रही, ठंड तो लगता है क्योंकि अभी शुरुआत से बता रहे हैं कि वात कफस टाइप की संप्राप्ति में देना है, जुकाम होना है, ज्वर हुआ है पेशेंट को, मुँह पर लाल लाल दाने उगाए हैं, क्योंकि कई बार होता है ना छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं, उसी से तो हम पहचानते हैं कि चेचक जो है, और बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है पेशेंट को, ऐसे सारे केसेस में भी आप त्रिभुवन कीर्ति को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। क्योंकि जब इससे आप त्रिभुवन कीर्ति देंगे तो जो भी उनके अंदर पॉइजनस टॉक्सिक मटेरियल है वो सारा टॉक्सिक मटेरियल निकलता है और कफ दोष शांत होता है। अब करना क्या है कि इस तरह की जो चेचक वाली माता वाली कंडीशन है वहाँ पर आप दीजिए दशमूल कषाय के साथ, मतलब दशमूल काढ़े के साथ दीजिए। दशमूल आपका अगर याद हो तो शोथर में चरक जी ने डाला हुआ है, मतलब इन्फ्लेमेशन की किसी भी कंडीशन में दशमूल जी हमारे बहुत बढ़िया काम करते हैं, पेन के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है, बहुत सारे मेरे वीडियो पढ़े हैं, जिन जिन पेशेंट्स का जब जब अनुभव आया मैं हमेशा बताती गई हूँ। ऐसे भी पेशेंट्स रहे हैं जिनकी अच्छी खासी मतलब स्वेलिंग रही है, स्वेलिंग के साथ पेन रहा है, और जब मैंने साइन सिम्टम देखा, पेशेंट लेबर क्लास थी बट मुझे साइन सिम्टम से लगा कि नहीं इसको कार्डियक की शुगर सारी चीज़ें, तो भी इतनी गरीब थी कि मतलब दवा भी लेना जिसके लिए मुश्किल होता है, एंड शी वॉज अ 60 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट। तो मैंने बड़े हिम्मत करके परमात्मा को करके दिया दशमूल और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। विद इन 2 to 3 डेज उसकी पूरी स्वेलिंग सबसाइड गई। मतलब आप कह सकते हो कि इतना ट्रेमेंडस रिजल्ट आया, इतना खूबसूरत रिजल्ट आया कि आप सोच नहीं सकते हो। तो दशमूल क्वाथ मैंने वहाँ यूज़ किया, बहुत सारी कंडीशंस में दशमूल क्वाथ यूज़ करते हैं। मैंने कहाँ यूज़ किया है आपको पड़ा हुआ है, आप जाकर के सुनिएगा। कभी हो सकता है दशमूल क्वाथ पर मैं सेशन लूँगी तो मैं नेक्स्ट टाइम हो सकता है दशमूल क्वाथ को ही आपको बताऊँ। तो वहाँ पर चेचक छोटी माता वाले कंडीशन में दशमूल क्वाथ के साथ दीजिए, साथ में लौंग के पानी के साथ दीजिए। अब लौंग के पानी के साथ एक चीज़ मैं और बताऊं, जब मेरा बच्चा छोटा था तो उसको जब कभी भी फीवर होता था तो मैं हमेशा उस बच्चे को 2-4 दिन लौंग का पानी देती थी और मैं उसके दिमाग में डाल देती थी, क्योंकि लौंग का पानी जब आप बनाते हो दैट लुक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला वगैरह की तरह उसकी शक्ल लगती है। तो मैं उसको बोलती थी बेटा जी ये आपका कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि बच्चों को आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करना पड़ता है कि अगर हम बच्चे को कोई चीज़ देना चाहते हैं तो माइंड मेकअप करके दे देंगे। और जब 1-2 बार सबसाइड हो जाता है और उसका कोई स्वाद खराब नहीं आता, थोड़ा मीठा ही आता है, तो आप बड़े आराम से लौंग का पानी ले सकते हैं। मतलब चेचक छोटी माता के केस में कुछ नहीं घर में तो लौंग का पानी के साथ दे दीजिए, नहीं तो दशमूल का था और लौंग के पानी के साथ देंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि चेचक वगैरह के केस में जब हाई ग्रेड फीवर वगैरह होता है तो सोचते हैं कि क्या करें, ठीक है। हालांकि चेचक वगैरह के केस में आपको पता है कि बच्चे का बिस्तर बहुत साफ होना चाहिए, नीम की पत्ती आजू बाजू बिछा दीजिए, सब सारी चीज़ें, खाने पीने का बहुत ख्याल रखिए। अगर उसको भूख नहीं लग रहा तो नहीं करिए। पर्सनल हाइजीन आपको पता है कि माता है तो सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जो आपके पुराने रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करिए। और अगर लग रहा नहीं फीवर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो प्लीज़ आप जैसे पीसीएम देते हैं ऐसे आप अपना त्रिभुवन कीर्ति को अच्छे से दे सकते हैं।
अब अगर बात करें कि इसके अंदर जो कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट का क्या क्या वजह है, क्यों ये डाले गए हैं, तो या उन कंटेंट के काम क्या है। तो हिंगुल की अगर मैं बात करूं तो कीटाणुनाशक है। तो कीटाणुनाशक मॉडर्न के हिसाब से अगर आप समझ सकते हो तो एंटी बैक्टीरियल भी हो गया, एंटी वायरल भी हो गया। मतलब चाहे बैक्टीरियल कोई फीवर है और चाहे वायरल कोई फीवर है या कोई भी पॉइजनस मतलब इस तरह के वर्म्स वगैरह जेम्स वगैरह समझ सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में समझो, चाहे वर्म्स हैं चाहे जेम्स हैं, दोनों ही केसेस में आपका हिंगुल जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। कफ का नाश करते हैं, तो कफ अंदर जो बढ़ा हुआ है उसको ठीक करेंगे, और पतला जो कफ है उसको गाढ़ा करेंगे तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन तुरंत कम हो जाता है। कई बार होता है ना बहुत तेज नाक बह रही होती है, तो ऐसे लोग को भी देखोगे तो बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे सारे केसेस में आप दे सकते हो, क्योंकि सारा उष्ण भी रहे तो थोड़ा सा सुखाएगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है, क्या पेशेंट का कफ सुखा दें कि क्या नहीं सुखाएं। जैसे बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो वहां पर हमें सुखाना पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं, कुछ रईसक औषधि दे करके उसको निकालते हैं, वरना क्या होता है नाक पोंछते पोंछते ही नाक इतनी लाल हो जाती है कि वही दर्द करने लगती, और पेशेंट कहता है भाई मेरे को तो नाक पोंछ पोंछ कर मेरी हालत खराब है। मतलब यही पूरा रेड हो जाता है। देखा होगा आप लोगों ने बड़ों के केस में भी, बच्चों के केस में। तो हिंगुल जी का ये काम है, ठीक है। मतलब हिंगुल जी को आपने त्रिभुवन कृति में क्यों यूज़ किया है। अब बात करेंगे वत्सनाभ क्यों डाला हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ वत्सनाभ जी की, तो वत्सनाभ जी के भी कुछ गुण हैं। तो वत्सनाभ जी जो है ज्वरग्न है, मतलब जो इसकी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी है, जो ज्वर हर प्रॉपर्टी है वो वत्सनाभ की वजह से मिल रही है। स्वेटिंग लाता है, पसीना लाने वाला है, जैसे आपका मॉडर्न एंटीपायरेटिक वर्क करते हैं, और शोथनाशक है, कोई भी इन्फ्लेमेशन है यू कैन यूज इजिली। एक ख्याल बस रखना है कि पित्त संप्राप्ति वगैरह में हम वत्सनाभ वगैरह नहीं देते हैं। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ कंटेंट और देखे थे तो यहाँ पर पिपली और पिपली मूल दोनों पढ़ा था। तो पिपली और पिपली मूल क्या है, उत्तेजक है, इरिटेंट है, मतलब थोड़ा सा स्टिमुलेट करेगा तभी काम करेंगे, वरना बॉडी के सेल्स बैठी हुई हैं आलसी तरह। कई बार हमारी बॉडी के सेल्स भी ना कुछ काम नहीं करना चाहते, तो उनको इरिटेशन देना पड़ता है। तो वहाँ पर आपके लिए पिपली और पिपली मूल बहुत बढ़िया काम करता है। पाचक है, जो आम है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट के हिसाब से ज्वर जो होता है रस धातुगत आम होता है, मिली या सारी धातुओं में जो आम होता है उसको ज्वर एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। तो उसका पाचन करता है, दीपन करता है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, आपकी अग्नि को बढ़ाएगा, तभी तो आगे ये सब सारे काम कर पाएगा। तो ये आपके पिपली मूल का है। सूंठ को अगर काम करेंगे तो सूंठ जी पसीना लाने वाली हैं और ज्वर नाशक हैं, और वो भी जो है सूंठ जी भी अग्निदीपक हैं। उसी तरीके से तुलसी की बात करेंगे तो तुलसी जी भी पसीना लाने वाले हैं और उत्तेजक हैं। तो पिपली और पिपली मूल भी इरिटेट करेगी थोड़ा सा कि बॉडी चलो उठ भाई कुछ काम कर, जैसे माएँ होती है ना बच्चों को इरिटेट करती हैं, भाई उठकर थोड़े काम कर लें, ऐसे ये सब सारे कंटेंट त्रिभुवन कीर्ति में बोलते हैं, भाई त्रिभुवन कीर्ति जी अच्छे से काम करिए। धतूरे के रस की अगर बात करूँ, मैं क्यों सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि आपको क्या होता है कि कई बार मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम होते हैं या पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में पूछा जाता है त्रिभुवन कीर्ति इसमें पड़ा हुआ है, ये कंटेंट है, इस कंटेंट का असर्शन एंड रीजन क्या है, तो आपको पता रहेगा तो आप बड़े अच्छे से कर जाएंगे। धतूरे का रस जो होता है, धतूरा जो आपका बेलाडोना जी जो है धतूरा सॉरी एटोडा वासिका नहीं, एटोडा समथिंग धतूरा जो है, तो वो जो है वेदना नाशक होता है, हर किसी को पता है। शोथग्न होता है, ये भी शोथ को कम करता है। ज्वर नाशक होता है, तो ये भी ज्वर का नाशन करता है। तो एटोडा वासिका तो हमारे वासा जी का प्रयात है, ठीक है, लेकिन एटोडा इसका भी धतूरे का भी है और साथ में पसीना लाने वाला है, तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं सुहागा की बात करूं तो आक्षेप हो रहे हैं, कन्वल्जन हो रहे हैं, वैसे केसेस में यू कैन यूज त्रिभुवन कीर्ति, बड़े आराम से यूज कर सकते हो। आप पेशेंट की कंडीशन देख कर डिसाइड कर लीजिएगा। कफ नाशक है, सुहागा जी भी हमारे उष्ण होते हैं, कफ को पतला करेगा क्योंकि ये पिघलाने का काम करता है। तो इसीलिए कई सारे लोग क्या करते हैं ना कि देखते लेते हैं त्रिभुवन कीर्ति में पेशेंट की कंडीशन कैसी है, तो उसमें अनुपान के रूप में भी सुहागा वगैरह का ऐड करते हैं, थोड़ा सा उसमें अमाउंट डालते हैं, और आंतों से जो भी विषाक्त मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, उन सारी चीज़ों को भी निकालने का काम करता है। अब एक चीज़ है ज्वर की, जब चूंकि बात कर रहे हैं, चूंकि त्रिभुवन कीर्ति के बारे में इतना बात किया, तो सबसे पहले ज्वर तो पता हो, तो आयुर्वेद के हिसाब से ज्वर क्या है, संतापोदेह मानस है। मतलब अगर आपकी बॉडी में संताप हो रहा है, माइंड में संताप हो रहा है, अगर बहुत इरिटेटेड हो, तो भी आयुर्वेद के हिसाब से आपके अंदर ज्वर है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूँ, आप क्या सोचते हो कि मुझे कोई और तकलीफ है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप सारे मतलब साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास जाते हो, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, वहाँ पर वजह होती है कई बार आपका ज्वर होता है जो अंदर बना रहता है। क्योंकि आयुर्वेद की बड़ी अच्छी सी बड़ी प्यारी सी डिफिनेशन है, बहुत छोटी सी है, मतलब बहुत छोटी बहुत प्यारी है। संतापो देह मानस है कि देह में संताप हो रहा, मन में संताप हो रहा है, तो ज्वर है। अब ज्वर की बात कर लिया तो ज्वर का चिकित्सा सूत्र की बात कर रहे हैं। ज्वर का चिकित्सा सूत्र है लंघनम स्वेदनम कालो एवागु तिक्तको रस। लंघनम मतलब आपको फास्टिंग करना है। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो जितना फास्टिंग कर सकते हैं उतना करिए, 3 दिन 5 दिन 7 दिन। लंघन का मतलब है कि दाल चावल रोटी सब्जी बैठ नहीं जाएंगे खाने, प्लीज़ भारी खाना कुछ मत खाइए। कुछ लोग क्या करते हैं कि फीवर हो गया वो तुरंत मैगी बनाकर खाते हैं, कुछ पिज्ज़ा बर्गर पास्ता खाने लगे,
लगते हैं, कुछ और कंटेंट बनाकर खाने लगते हैं। कई सारे लोग को मैंने देखा, बच्चे हैं तो उनको भैया पिज्जे का मतलब इसका पनीर का पकौड़ा बनाकर दे दो, इस तरह की भारी चीज़, आलू की पकौड़ी बनाकर दे दो। प्लीज़ बच्चों को कोई भारी चीज़ तो मत खिलाइए। बच्चों को लघु आहार देने का कहा गया है। लघु आहार का मतलब है भारी भारी चीज़ें नहीं, या बहुत डेकोरेटिव आइटम देने के लिए नहीं बोला गया है। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। स्वेदनम, अगर बच्चे को ठंड लग रही है तो तुरंत आप उसको मोटा कपड़ा ओढ़ा दीजिए, जैसे हमारे पुराने ज़माने में, उससे भी पसीना होकर के फीवर उठ जाता है। लंगनम स्वेदनम कालो, समय की प्रतीक्षा करिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फीवर हो गया और फीवर हो जाने के बाद आप चाहते हो कि आधे घंटे के अंदर हमारा फीवर सबसाइड हो जाए। ये आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे मैंने आप लोग को हीलिंग क्राइसिस में बताया था कि हीलिंग क्राइसिस जब होती है, जब बॉडी आपकी हील कर रही है, तो उस वक्त फीवर भी होता है, लूज मोशंस भी होते हैं, वॉमिटिंग होते हैं, अलग अलग टाइप की कंडीशंस होती है। उनको मेंटली बियर करिए। नहीं बियरेबल है तब अपने चिकित्सक को बताइए, बट कोशिश करिए। काल मतलब समय की प्रतीक्षा करिए। तुरंत नहीं है कि लोग क्या करते हैं, नापा, टेम्परेचर कम भी आया तो भाई कल तो ऑफिस जाना है, उठाओ एक पीसीएम और एक एंटीबायोटिक डाल करके खा लेते हैं, और उसके बाद में आधे घंटे बाद आप उनको देखोगे बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे होते हैं, पनीर की सब्जी खा रहे होते हैं, पास्ता पिज्जा चाउमीन पेस्ट्री पैटीज, मतलब दुनिया भर का हर कचड़ा खा रहे होते हैं। एंड दे सेड कि मुझे फीवर है। ऐसे लोग से मुझे बहुत इरिटेशन कॉज होती है। तो प्लीज़ मत ये काम करिए, क्योंकि ये इसमें क्या है ना कि आप अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी बॉडी के साथ मत खेलिए। इस बात का ख्याल रखिए। तो लंगनम स्वेदनम कालो एवागु, एवागु का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप की खिचड़ी या दलिया टाइप की चीज़ें हमारे आयुर्वेद शास्त्र में है। जैसी आपकी कंडीशन होती है, जैसे आपके साइंस सिम्टम होते हैं, उस हिसाब से अलग अलग एवागु कल्पना है। हमारे चरक जी ने चरक सूत्र स्थान 2 में मतलब उन्होंने 28 तरह की एवागु का वर्णन किया है। तो 28 तरह की एवागु है, सोच लो। उसमें सबसे पहले शूल प्रशमन है, फिर आगे ढेर सारी एवागु है। मीन्स अलग अलग तरह खिचड़ी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल चावल डाला, हल्दी नमक डाल करके तड़का मार दिया है, घी जीरे का है, ये सब चीज़ नहीं है। आप इतनी आयुर्वेद में डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा वेरिएशंस है कि आप सोचते रह जाएंगे। जो आप सोचते हैं ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक आ चुकी, फाइनल जनरेशन आ रही है। ये सब दुनिया भर का अपन दिमाग सोचते हो। मैं आपको बता दूं, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में उससे ज़्यादा है। मतलब एक ज्वर की दवाएं सर्च मारोगे तो इतनी दवाएं मिल जाएंगी कि आप सोचते रह जाओगे। वो आपके चिकित्सक को डिसाइड करने दो कि आपको किस वक्त में क्या देना है। तो लंगनम स्वेदनम कालो एवागु तिक्त को रस, और उसके बाद तिक्त औषधियाँ। तो मैं सीधे कहती हूँ, जैसे जो लोग थोड़े से बहुत अच्छी उनकी मतलब क्या होती है, सत्व होता है, बियर करना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई थोड़ा सा 2-3 दिन बिल्कुल रेस्ट कर लो, कुछ भी मत खाओ पियो, और बाद में हम आपको तिक्त रस की बहुत सारी औषधियाँ देंगे। जैसे फलत्रिकादिक्वात है, गुड़ची है, वो दे सकते हो। कुछ भी नहीं है आपके पास, चिरायते का काढ़ा है, दुनिया भर की 50 दवाएं हैं, वो सारी चीज़ें दे सकते हो। त्रिफला तक दे सकते हो, क्योंकि ज्वर हर महाकषाय में चरक जी ने डाला हुआ है। ये आपका विश्वास है। हाँ, उस त्रिफला की क्वालिटी शुड बी एक्यूरेट। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो आप त्रिफला पाउडर ले रहे हो या त्रिफला टैबलेट ले रहे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और क्वालिटी अच्छी नहीं होने से दवा ने काम नहीं किया। तो आपने सोचा क्योंकि ज्वर हर महाकषाय में हमारे द्राक्षा जी भी हैं, आप द्राक्षा से छीर दे सकते हो। पेशेंट की जरूरत, जैसे प्रेगनेंसी वाले के पेशेंट्स होते हैं, तो प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं कि लघु आहार पर रखते हैं, साथ में मुनक्का है, द्राक्षा है, इस तरह की चीज़ें, हल्की हल्की चीज़ें देते हैं। सीता है, हमारी मिश्री जी भी पड़े हुए हैं। डिपेंड ऑन द कंडीशन की जैसी आपकी सिचुएशन होगी हम आपको देंगे। बट मैंने आपको ज्वर का चिकित्सा सूत्र ये बता दिया कि लंघनम मतलब लाइट डाइट लीजिए या बिल्कुल भी डाइट मत लीजिए। मोटा मोटा कपड़ा ओढ़ने की अगर ठंड लग रही है तो मोटा मोटा कपड़ा ओढ़िए। लंघनम स्वेदनम कालो के समय की थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, 2-3 दिन रेस्ट करिए, रेस्ट मोड पर लाइए बॉडी को। कुछ मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या पेशेंट के रूम में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से है। हालांकि अलग अलग पेशेंट के हिसाब से मतलब उनकी कुंडली की कंडीशन के हिसाब से भी मैं बोलती हूँ कि आप ये कर लो। नहीं कुछ समझ में आता तो उनकी चैंटिंग कर लो, या ओम नमः शिवाय बहुत छोटा सा जाप है। और शिव जी चूंकि हर विधा के मालिक हैं, हर चीज़ उन्हीं से जनरेट हुई है, तो आप उनको भी याद कर सकते हो। पर जितना विश्वास के साथ करोगे, आपके अंदर हो, आपका जो छोटा बच्चा आप उसके साथ करा सकते हो। क्योंकि मैंने अपने बच्चे के साथ किया था। कई बार बच्चे को मैं बोलती थी भैया आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आप करिए, और वाकई उससे इतना शानदार रिजल्ट आता था कि बहुत छोटे, या शुरुआत में मैं भी एलोपैथिक प्रैक्टिस करती थी, या मेरा भी एलोपैथिक माइंडसेट था, तो मैं जब डॉक्टर्स के पास जाती थी तो वो सरप्राइज रह जाते थे कितना शानदार रिजल्ट कैसे आया है। तो वहाँ पर जो डाइट और लाइफस्टाइल का जो ख्याल रखना है वो टोटल मैं रखने की कोशिश करती थी, या मंत्र जाप वगैरह का, ये सब सारी चीज़ों का ख्याल रखते थे, और उन सारे केसेस में बहुत शानदार रिजल्ट आते थे। तो मेरा कहने का मतलब है, आयुर्वेद की दवाएं आपकी, जो मेरी अपनी है, बहुत सारे लोग होते हैं कि मैम आप रिग्रेट करके बोलते हो, मैं कभी रिग्रेट कर नहीं बोलती। जो मेरा अनुभव है वो सिर्फ मैं आपसे शेयर करती हूँ, और मुझे वाकई बहुत शानदार अनुभव आए हैं।
और जैसे कहते हैं ना कि बाबा जी के पानी से भी इलाज होता है, आपका उतना श्रद्धा उतना विश्वास होना चाहिए। वहाँ पर क्या होता है, बाबा जी के उससे मतलब लोग पथ्य पालन कर रहे होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना अपने आप पर विश्वास रखिए कि मैं ठीक हो जाऊँगा, आपका चिकित्सक अच्छा है, सारी चीज़ों के साथ फॉलो करिए। और तब पर भी कोई दिमाग में डाउट है तो मैंने हमेशा कहा है कि आप अपने डाउट को यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं, आप अपने डाउट को फेसबुक पर भी डाल सकते हैं, आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं, पर्सनल वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, बट कॉल मत किया करिए। मैं कई सारे लोगों को बोलती हूँ कि कॉल नहीं करिए, वो कॉल करते हैं, फिर जब मैं खाली होकर उनको कॉल करती दे डिडंट पिक द कॉल। पहली बात है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कंसल्टेशन लेना चाहते हैं बट पेड नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपकी पॉकेट फ्रेंडली है तो प्लीज़ कंसल्टेशन फीस पे करिए। आपकी जितनी क्षमता होगी आप बताएंगे, मैं उसी हिसाब से आपको बोलूँगी, लेकिन अपने मन से कुछ ना कुछ ज़रूर पे करिए। फ्री की चीज़ें मत लीजिए, फ्री की चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं, बहुत खराबी करती हैं, वक्त के साथ पता चलता है। आपके सजेशन नहीं होगे तो मैं अपने लेबर क्लास पेशेंट से किसी से फीस नहीं लेती हूँ, ठीक है। बट मेरी एक लेबर क्लास पेशेंट की एक ब्यूटी बड़ी अच्छी सी है, मतलब लेबर मतलब कि जो लोअर लेवल इकोनॉमिकल लेवल के हूँ, मेरे सारे पेशेंट मेरी बात को इतना फॉलो करते हैं और इतना शानदार रिजल्ट उनके केस में आता है कि उनका रिजल्ट ही मेरे लिए उनकी फीस हो जाती है। बट तब पर भी जिनकी पॉकेट फ्रेंडली है, मैं उन सारे लोग को बोलती हूँ कि प्लीज़ फीस दीजिए और आयुर्वेद में विश्वास रखिए, स्पैथी में विश्वास रखिए, अपने सनातन संस्कृति में विश्वास रखिए। मतलब आपका चिकित्सा आपको जैसे खाने पीने उठने बैठने को बोलता है उस तरीके से करिए और फॉलो करके देखिए, न रिजल्ट आए तो फिर अब बताइएगा। आयुर्वेद बहुत शानदार है, आपको विश्वास करना पड़ेगा और हमारे जो चिकित्सक गण हैं उन सारे लोग को विश्वास करना पड़ेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज की वाणी को मैं विराम दे रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है। आप कभी भी सेशन नहीं हो पाता तो आपको पता है